आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां चल रही हैं और साथ में ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किए हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन कौन से ट्रेंड्स हैं ऐसे जो वर्तमान में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। ये स्लाइड आप देख रहे हैं और इसके अंदर कई सारी प्रवृत्तियाँ इसमें लिखी गई हैं, जिनके अंतर्गत यदि अपन सबसे पहले देखें तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय विश्व राजनीति जो रही है 1991 के बाद से, क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया उसके बाद से अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आया और उसके बाद अमेरिका ने अपना जो भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूरे विश्व को नियंत्रित किया। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो एक ध्रुवीय विश्व राजनीति को चुनौती मिलने लगी है, यानी अमेरिकी वर्चस्व को अलग अलग जगहों से चुनौती मिल रही है, जिनमें विभिन्न जो दूसरे देश हैं वो शक्तिशाली होकर के उभर रहे हैं, जैसे चीन है और भारत भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। कई संगठन हैं वो आपस में मिलकर के इस वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। तो एक ध्रुवीय विश्व राजनीति को, अमेरिकी वर्चस्व को कई मायनों में आज चैलेंज मिलने लगा है और इसी के अंदर अगर अपन देखें तो उभरती बहुध्रुवीयता दूसरा पॉइंट जो है, यानी बहुत सारे ध्रुव उभर रहे हैं शक्ति के, और ये जो ध्रुव उभर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे चीन है, भारत है, रूस है, ये सब अपना इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट ये भी कर रहे हैं और साथ में अन्य क्षेत्रों के अंदर भी उभर करके जो है एक ध्रुवीय विश्व राजनीति को चैलेंज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया 1991 के बाद से शुरू हो गई थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से उदारीकरण पर ही आधारित नीति है और इसके अंतर्गत तभी से ये प्रयास किया जा रहा है कि विश्व के देश जो अपनी सीमाएं हैं वो विदेशी व्यापार के लिए खोलें, अपनी सीमाओं पर प्रतिबंध ना लगाएं, विदेशी वस्तुओं के आगमन पर उन पर बहुत अधिक टैक्स ना लगाएं। इसके अतिरिक्त जो विदेशी कंपनियां हैं उनको आने के लिए जो है अपने नियमों और कानूनों में ढील दें। तो ये सब बातें जिससे कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर अपनी कंपनियां खोल सकें और वहाँ के लोग भी आ सकें। और इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए बहुत सारी नीतियाँ, एक विश्व व्यापार संगठन भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक आर्थिक आधार पर पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में, यानी एक गांव के रूप में जो कि ग्लोबल हो, वो उस रूप में विकसित करने का एक प्रयास है और इसके विभिन्न चरण जो हैं वो संपादित हो चुके हैं और अभी ये प्रक्रिया अपने और अन्य आयामों को लिए हुए हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आर्थिकीकरण, ये चौथा पॉइंट जो आपका है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसके अंतर्गत ये है कि पहले जो स्थितियाँ थीं शीत युद्ध के समय में, वहाँ पे सैनिक और युद्ध ये वाले मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन अब जब शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 के बाद, तो वहाँ पे आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए और आर्थिक हितों के कारण जो देशों ने आपस में अपने शत्रुतापूर्ण जो संबंध थे उनको भी छोड़ा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए मित्रता करनी उन्होंने शुरू की। तो ये आर्थिक जो स्थिति है इसने राजनीति को बहुत अधिक चेंज किया। जितनी भी आज विश्व में एक देश दूसरे देश के साथ जब संबंध स्थापित कर रहा है तो वो इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान रख रहा है और इसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं या बने हुए हैं पहले के, वो सब भी उन सब ने भी अपना आर्थिकीकरण कर लिया है। वो संगठन मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने की तरफ अग्रसर हैं, यानी जैसे सार्क है या आसियान है, तो इन्होंने अपने, जैसे सार्क ने अपना लक्ष्य रखा हुआ है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि
पूरा जो भी देश है सार्क के 8 देश वो एक दूसरे के यहाँ पे एक फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार कर सकें। तो इस तरीके का पूरे विश्व में एक प्रक्रिया चल रही है। और इसके बाद जैसे इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्थिक आधार पर क्षेत्रीय संगठनों का गठन, तो ये भी जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं, चाहे आसियान भी अगर हम लें तो वो भी एक 10 देशों का संगठन है हालांकि, लेकिन उसने भी अपने कई अन्य देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो स्थापित किए हैं। तो अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और अर्थ के कारण जो अन्य जो मुद्दे हैं लड़ाई झगड़े के, उनको आर्थिक मुद्दों ने गौण कर दिया है। फिर हम देखें नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसकी समाप्ति 1945 के बाद से धीरे धीरे होने लगी, लेकिन बाद में आगे चल कर के एक नव उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति पनपी जो कि आज भी चल रही है। और नव उपनिवेशवाद के अंदर होता ये है कि कोई देश, बड़ा जो शक्तिशाली देश है, वो दूसरे देश को राजनीतिक तौर पर अपना गुलाम नहीं बनाता, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था को और उसकी जो राजनीति है, उसकी जो कल्चर है, उसको अपने नियंत्रण में रखता है या रखने की कोशिश करता है। तो ये नव उपनिवेशवाद का एक कहलाता है। और इसके अंदर बड़े जो शक्तिशाली देश हैं वो छोटे देश हैं, चाहे उनके कच्चे माल पर नियंत्रण रखते हों या उनकी कल्चर जो उनकी संस्कृति जो है उसको चेंज करने की कोशिश करते हों, क्योंकि जब संस्कृति बदलेगी, उपभोक्तावाद बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो बड़े देश हैं उनका माल जो है उन देशों में बिकेगा। तो इस तरीके का नव उपनिवेशवाद का अपना एक जो उपनिवेशवाद है वो एक नए स्वरूप में आया है। फिर अगर हम लें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व में थोड़ी कमी आई है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था जब 2 गुट बने हुए थे और 2 गुट जो थे वो उनके बीच में बैलेंस करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आया था सामने। लेकिन अब ये तृतीय विश्व के देशों का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन अब अन्य जो क्षेत्रीय संगठन हैं विभिन्न देश उन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। जैसे दक्षिण एशिया वाले सार्क पर दे रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया वाले आसियान पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये बड़ा जो संगठन है इस पर इसका जो महत्व है वो गौण हो गया है और इसको नए सिरे से इसके लिए मुद्दे और इसकी प्रासंगिकता को तलाश करना ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल इसके महत्व में कमी आई है। और साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी प्रासंगिकता जो है वैसे तो रहेगी हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन फिर भी जो रोल रहा है 1991 के बाद जब दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है, तो उसके अंतर्गत एक ही देश का वर्चस्व रहा अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर, सुरक्षा परिषद के ऊपर। बहुत सारे निर्णय अमेरिका ने अपनी इच्छा के अनुसार सुरक्षा परिषद में करवाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है, प्रासंगिकता है, लेकिन यदि हम देखें जैसे जैसे बहुध्रुवीयता बढ़ेगी विश्व में, वैसे वैसे यूएनओ की जो प्रासंगिकता है वो भी थोड़ी बढ़ेगी और इसको और अधिक रेलेवेंस बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं। जैसे सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन अगले मुद्दों में हम देखेंगे, वो हमारे सामने आएंगे, सामने आएगा, महत्वपूर्ण मुद्दा है। और भी कई परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ में करके उसको महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। और आगे हम देखें तो प्रवृत्तियों के साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। वैश्विक मुद्दे और स्थानीय मुद्दे और प्रवृत्तियों में अंतर क्या है? प्रवृत्तियाँ तो वो हैं जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, यानी कि जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें पूरे विश्व में चल रही हैं, पूरा विश्व इन सब चीज़ों से प्रभावित है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो कोई ना कोई इस तरीके का, जैसे जलवायु परिवर्तन है, ये एक मुद्दा है। जैसे अगर अपन देखें आतंकवाद, ये एक मुद्दा है। तो इस तरीके के कई वैश्विक मुद्दे भी हैं और कई स्थानीय मुद्दे भी हैं। जैसे स्थानीय मुद्दों में कई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स जो हैं, कोई समस्याएं जो हैं, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मुद्दों के रूप में हमारे सामने आती हैं। अब वैश्विक मुद्दों में यदि हम देखें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। एक बड़ी समस्या है क्योंकि सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं
और 10 अस्थायी सदस्य हैं। लेकिन अन्य देश भी इसके स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, जैसे भारत, जैसे और भी दूसरे देश हैं, जापान, तो ये जर्मनी, ये देश भी इसके स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। तो सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन अभी हुआ नहीं है बहुत दिन से, जब से सोवियत संघ का प्रभाव हुआ है उसके बाद से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है इन देशों के द्वारा, जो दूसरे देश हैं उनके द्वारा, कि हमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले, उसका पुनर्गठन हो। लेकिन अभी ये प्रक्रिया चली नहीं है, और लेकिन ये मांग जो है वो पुरजोर से इन देशों के द्वारा की जाती है, जिससे कि सुरक्षा परिषद जो है वो लोकतांत्रिक हो सके, क्योंकि उसमें अभी केवल 5 ही देशों का वर्चस्व है। फिर है जलवायु परिवर्तन, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, कि धरती हमारी गर्म होती जा रही है और ये पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकट के रूप में आ रहा है। तो ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो धरती को गर्म करने के लिए जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं, और जो गरीब देश हैं वो अमीर देशों को क्या जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये एक संघर्ष का कारण बनता है। हालांकि ये एक पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है, जो इसका समाधान है, वो राजनीतिक समाधान है, और उसके अंदर विभिन्न देशों को ये तय करना होगा कि जो धरती का तापमान बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए विभिन्न देश क्या क्या कदम उठाएं। फिर आप देखिए वैश्विक आर्थिक मंदी, ये कोरोना संकट अगर हम लें, कोविड-19, ये भी एक पूरा वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है, और इसने पूरी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसने चुनौती दी है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसके अंदर एक विराम आया है, और सभी जो प्रवासी लोग हैं, अन्य देशों में रहते हैं, वो अपने अपने देश की तरफ लौटने लगे हैं। बड़े देशों को इस कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, उनकी, यहाँ तक कि इसका प्रभाव उनकी विदेश नीतियों पर भी पड़ेगा। और ये कोविड संकट कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसको लेकर के भी काफ़ी अलग अलग जो है मतलब एक जैसे कहते हैं ये चीन के द्वारा दिया गया है। लेकिन अब जो भी है, ये संकट पूरी विश्व को किसी न किसी रूप में आगे बहुत लंबे समय तक, लंबे अरसे तक प्रभावित करता रहेगा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक मंदी अभी आई हुई है पूरे विश्व के अंदर, अगर अपन देखें इस कोरोना संकट के कारण। और नियो को लागू करना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको विस्तार से यदि हम देखें तो इसके अंदर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर ये अवधारणा है कि न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए पूरे विश्व के अंदर, जो न्याय और समानता पर आधारित हो, जिसमें गरीब देशों का शोषण नहीं हो, और अमीर देश जो हैं वो गरीब देशों को हेल्प करें। और इसमें 2 तरीके की स्थितियां हैं कि आपस में जो अमीर देश और गरीब देश ये मिलकर डेवलपमेंट करें, और एक दूसरा इसमें कंडीशन दिया गया है कि गरीब देश भी आपस में अपने संसाधनों को मिला करके वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसको यदि पारिभाषिक शब्दावली में अगर हम नाम दें तो इसमें अमीर और गरीब देशों के सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण संवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, और गरीब देशों के सहयोग के लिए दक्षिण दक्षिण संवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये नियो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आतंकवाद, ये अलग अलग रूपों में पूरे विश्व में हमारे सामने आता रहता है, तो इसको कैसे निपटें, इसका समाधान कैसे करें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है पूरे विश्व में वर्तमान में। और ये चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे भारत हो, तो विभिन्न देश जो हैं वो इसके शिकार हैं, और इसको रोकने के लिए भी प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। वैश्विक मुद्दों में अन्य मुद्दे जो अगर हम देखें तो निशस्त्रीकरण, यानी शस्त्रों की जो दौड़ लगी हुई है उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और जैविक हथियारों का खतरा। केवल एक परमाणु हथियार से पिछले मतलब काफ़ी समय से हम डरे हुए रहते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक है जैविक हथियार। और ये जो जैविक हथियार होते हैं ये
मतलब अदृश्य रूप में होते हैं, किसी भी तरीके से, जैसे लिफाफे में है, कोई जीवाणु है या वायरस है, किसी अन्य देश में भेज दिया जाता है और वो वहाँ के लोगों को बीमार करने लगता है। जैसे कोविड-19 है, ये भी एक तरीके का जो बीमारी है, ये भी इस तरीके की उससे फैली है। तो जैविक जो इसको भी यानी जब कोई एक देश जो इस तरीके के हथियार का प्रयोग करता है तो कोई ना कोई वायरस या किसी प्रकार से अन्य देशों के अंदर फैला देता है, जिससे कि वो बीमार हो जाएं या उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएं। तो ये एक ऐसा बहुत बार हो चुका है, विभिन्न जो देश हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। शरणार्थियों की समस्या पूरे विश्व में बहुत व्यापक है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो है पूरा फ़िलिस्तीन शरणार्थियों की समस्या। फ़िलिस्तीनी जो हैं जो कि इज़राइल जिसने अपना वहाँ पे उस ज़मीन पर वर्चस्व स्थापित करके और फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया, तो वो उनके शरणार्थियों की समस्या। इधर अगर अपन भारत में देखें तो बांग्लादेश के कई शरणार्थी हमारे यहाँ हैं, चकमा शरणार्थी जो है वो उनकी समस्या। और पूरे विश्व में जगह जगह पर हमको शरणार्थी मिलेंगे अलग अलग रूपों में, तो वो भी एक है कि इनको कैसे अपने वापस देशों तक पहुँचाया जाए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब हम थोड़े से स्थानीय मुद्दों को लेते हैं। स्थानीय मुद्दों में ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे संघर्ष जो कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, उनमें जैसे फ़िलिस्तीन समस्या और अरब इज़राइल संघर्ष। ये जो फ़िलिस्तीन समस्या है ये 1948 से चल रही है और अभी तक ये सॉल्व नहीं हुई है। फ़िलिस्तीनियों को एक अलग ज़मीन तो मिल गई है, लेकिन वो आंतरिक रूप से भी उसमें अपना शासन कर रहे हैं, लेकिन वो उनको पूर्ण स्वायत्तता मिली हुई नहीं है और इज़राइल से उनका संघर्ष होता रहता है। तो ये एक समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में उभरती राजनीति। दक्षिण चीन सागर में चीन अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे उसने बहुत सारा अपना वर्चस्व स्थापित कर भी लिया है। तो इससे बहुत सारे अन्य देशों को प्रभाव पड़ रहा है और वहाँ पे एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स जो है वो उभर कर सामने आ रही है। अफ़गान संकट बहुत पहले हमने देखा, बहुत पहले से चला आ रहा है और अब जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा ठंडापन आया है, थोड़ी सी कमी आई है। सीरिया संकट अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है और सीरिया के अंदर अलग अलग तरीके से पश्चिम एशिया के इस देश में आतंकवाद का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। IS का जो महत्वपूर्ण गढ़ रहा है सीरिया, और भी कई तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। तो फिर इसके बाद में अगर हम लें तो खाड़ी संकट, 2 खाड़ी युद्ध हो चुके हैं अब तक। पश्चिम एशिया में गल्फ़ वार ये कहलाता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकट है। अमेरिका और ईरान की टकराहट पिछले वर्ष जो थी बहुत ही घातक रूप से सामने आई थी और ये ऐसा सोचा जा रहा था कि कहीं ये विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, लेकिन ये संकट भी टल गया। और ब्रेक्ज़िट का यूरोपीय संघ से, मतलब ब्रेक्ज़िट एक समझौता है जिसमें ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यूरोपीय संघ जो है वो उसका निर्माण जो है वो मतलब वो एक यूरोपीय संसद बनी थी। वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जितने भी यूरोप के 25-26 देश हैं, संख्या थोड़ी और भी ज़्यादा हो सकती है, 1-2, उन देशों ने मिलकर के एक यूनियन बनाई, एक संगठन बनाया और वो एक सामूहिक रूप से अपना राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। लेकिन अभी ब्रिटेन ने एक घोषणा की और उसके तहत एक ब्रेक्ज़िट समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अपने आप को अलग कर लिया। तो इससे एक संकेत मिलता है कि उसने अपने आप को जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उससे भी अपने आप को अलग किया। तो इसके क्या अंजाम हो सकते हैं? क्या जो बड़े देश हैं वो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण से ऊबने लगे हैं? क्योंकि उन देशों को ये लगने लगा है कि जब बाहर के विदेशी लोग हमारे यहाँ आते हैं और वो व्यापार करते हैं तो या बिज़नेस करते हैं तो उनके देश के लोगों को रोज़गार
नहीं मिल पाता है। तो इस कारण बड़े देश अब इस बारे में फिर से सोचने लगे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो रूप से सामने आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। और इसके अंदर यदि हम सामूहिक रूप से देखें तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो बीच बीच में कई इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं जिससे उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। और अभी जो कोविड संकट चल रहा है वो इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक थोड़ी अलग दिशा देगा। उसमें क्या चेंज हो सकता है, उसमें एक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसमें जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसको उस पर थोड़ा सा अंकुश लगा है, क्योंकि उसके अंदर अब सभी जो बड़े देश हैं वो अपने देश को संभालने में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे वो विदेशी लोगों को बहुत ज़्यादा आना नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे उनके देश के खुद के देश के लोगों के रोज़गार पर संकट आ जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ प्रवृत्तियां, महत्वपूर्ण मुद्दे हमने देखे हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी पुस्तक आप देखें 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पुष्पेश पंत की ये लिखी हुई है। ये मैंने इसलिए आप लोगों के लिए इसमें रखी है जिससे कि कुछ अच्छी पुस्तकों के बारे में भी आपको जानकारी मिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखी गई है। तो ये एक जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।